हेलो गाइस। आज हम लैब असिस्टेंट का 8वां पेपर सेट करने जा रहे हैं। और इस पेपर में से ना आप क्वेश्चन देखोगे, आपको बहुत मजा आएगा। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि हमारी तैयारी जो है वो कैसी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए। पेपर सेट है ये, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पेपर सेट 8th नंबर का। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं हमारा पेपर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। ये क्लास लैब असिस्टेंट के लिए है। और आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड में भी 11th और 12th की ज्योग्राफी आती है, तो आप लोगों के लिए सेम बेनिफिशियरी ये हो सकती है। ठीक है, चलिए। पेपर सेट नंबर 8 अपन देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1। भूगोल को एक समन्वयात्मक या एकीकृत इंटीग्रेटिव विषय कहा जाता है। यह असर्शन है और इसका कारण है क्योंकि भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव गतिविधियों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है तथा प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों दोनों से तथ्यों को ग्रहण करता है। तो पहला ऑप्शन, पहला असर्शन भी सही है और रीजन भी इसका सही है कि भूगोल जो है वो एक इंटीग्रेटिव सब्जेक्ट है जिसमें भौतिक पर्यावरण और मानव गतिविधियों के बीच का संबंध देखा जाता है तथा प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से दोनों से डेटा उठाए जाते हैं। ठीक है, तो ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इतिहास विषय भूगोल के अध्ययन में कालिक एकीकरण टेम्पोरल इंटीग्रेशन में सहायक होता है। एकदम करेक्ट बात है। जो इतिहास विषय होता है वो भूगोल का कालिक एकीकरण करता है। काल के बारे में पढ़ता है, टेम्पोरल के चीजों के बारे में पढ़ता है, मतलब समय के बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है, क्योंकि भूगोल में द्वैतवाद की अवधारणा पाई जाती है जिसमें भौतिक भूगोल और मानव भूगोल अथवा प्रकृतिवाद, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और संभाव्यवाद जैसे भिन्न या विपरीत दृष्टिकोणों का सह अस्तित्व होता है। देखो, ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल अलग है। ये बात कर रहा है इतिहास के बारे में, ये बात कर रहा है इतिहास के बारे में, और ये बात कर रहा है डुअलिज्म के बारे में जिसमें भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की बात कर रहा है, जिसमें प्रकृतिवाद और संभववाद की बात कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। जैसे भिन्न या विपरीत दृष्टिकोणों का सहज अस्तित्व होता है। देखो, द्वैतवाद में क्या होता है, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों अलग हैं, विपरीत हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो डुअलिज्म में प्रकृतिवाद और संभववाद ये दोनों अलग है, दोनों का सह अस्तित्व होता है। ठीक है, विपरीत दृष्टिकोणों का सह अस्तित्व होता है। तो दोनों कथन तो क्या है, सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन ये क्या है, आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत आधुनिक समय का सर्वमान्य सिद्धांत है। सही बात है, बिग बैंग सिद्धांत आधुनिक समय का सर्वमान्य सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस हम एक तरह से बिग बैंग थ्योरी को कह सकते हैं। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार लगभग 10 अरब वर्ष पहले हुआ था। क्या बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग 10 अरब पहले हुआ था? नहीं, 10 अरब वर्ष पहले नहीं, 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। 13.7 अरब वर्ष पहले इसका निर्माण या बिग बैंग जो इस इवेंट है वो हुआ था। तो रीजन जो है वो गलत हो जाएगा, मतलब ए सही है और आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यहाँ पर आपको कुछ सत्य कथनों का समूह है, चुनिए। सत्य कथनों का समूह है, बताना है आप लोगों को। कोड जो है वो नीचे की तरफ दे रखे हैं। हम देखेंगे पहले कथन्स को, हम देखेंगे यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम देखेंगे, और स्टेटमेंट्स के बेस पर हम यहाँ पर देखेंगे कि कोड कौन सा सही होता है। चलिए, भू आकृतिक प्रक्रियाएं अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों से संबंधित होती है। एकदम करेक्ट बात है। जियोमॉर्फिक जो प्रोसेसेस होती है वो रिलेटेड होती है एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस से। भू आकृतिक कारक वे तत्व है जिनमें अपक्षय एवं परिवहन की क्षमता होती है। हाँ, वेदरिंग और ट्रांसपोर्टेशन की
जिनमें पावर होती है वो हम कह सकते हैं कि जियोग्राफिकल एजेंट्स होते हैं। शेल पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीपीय प्लेटें महाद्वीपीय निर्माण से संबंधित है। रॉक्स आर ए प्रोसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, नहीं, शेल जो है वो माउंटेन बिल्डिंग की प्रोसेस नहीं है। माउंटेन बिल्डिंग की जो प्रोसेस है वो है ओरोजेनी। कौन सी प्रोसेस कहते हैं उसे? ओरोजेनी कहते हैं, जबकि महाद्वीपीय प्लेटें महाद्वीप निर्माण से संबंधित होती है। तो पहली बात तो देखो, शेल पर्वत निर्माण की प्रक्रिया नहीं है, स्टेटमेंट यहीं पर गलत होगी। ठीक है। चौथा कथन है, ज्वालामुखीयता में पृथ्वी की सतह पर एवं सतह के भीतर बनने वाली आंतरिक और बाह्य संरचनाओं का निर्माण शामिल होता है। एकदम करेक्ट बात है। ज्वालामुखीयता में बाहर की तरफ सतह पर भी कुछ संरचनाएं निर्मित होती है, जब और अंदर की तरफ भी कुछ संरचनाएं निर्मित होती है। तो हमारा जो कथन हो गया, 1, 2 और 4 जो है वो हमारे सही हो गए। अब देखते हैं 1 और 4 कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों का सही समूह चुनिए। ये बिग बैंग थ्योरी से और उसके यूनिवर्स से रिलेटेड है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन के साथ में लिखा हुआ भी आएगा इस पेपर के अंदर कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। देखो, बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड अत्यंत गर्म एवं घना था। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड अत्यंत गर्म एवं घना था। घना था क्या? अत्यंत गर्म एवं घना था। देखो, बिग बैंग जब हुआ था तो उस टाइम पर एक डेंस पार्टिकल था वहां पर, जिसे हमने सिंगुलैरिटी कहा था। उसमें एक्सप्लोजन हुआ था, उस एक्सप्लोजन की वजह से गर्म हो गया था और डेंस पार्टिकल्स वहां पर बिखर गए थे। ठीक है, तुरंत बाद, क्योंकि एक्सपेंशन तो बाद में हुआ था। तुरंत बाद क्या हुआ था? घना था वो। तो पहला कथन जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा, ब्रह्मांड के शीतलन के दौरान सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम तथा अल्प मात्रा में लिथियम का निर्माण हुआ। ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है एकदम। हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम थोड़ी मात्रा में बने थे। अल्प मात्रा में लिथियम बना था, लेकिन सबसे ज्यादा जो गैसें थी वो हाइड्रोजन और हीलियम ही थी। आज भी जब हम अंतरिक्ष की बात करते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन एंड हीलियम ही सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है। वहीं अगर मैं सूर्य सूर्य की बात करूं, सन की बात करूं, तो सबसे ज्यादा वहां पर क्या देखने को मिलेगी? हाइड्रोजन हमें देखने को मिलेगी। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण चेम्बरलिन और मोल्टन द्वारा प्रतिपादित किया गया। नहीं, ग्रहों का निर्माण चेम्बरलिन एवं मोल्टर द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया। चेम्बरलिन एंड मोल्टन के द्वारा तो प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस दी गई थी। हाइपोथेसिस प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस दी गई थी इनके द्वारा। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण चेम्बरलिन और मोल्टन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था। ठीक है। तो ये जो कथन है वो हमारा गलत हो जाएगा। ब्रह्मांड के विस्तार एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का सर्वप्रथम प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। ये नाम ना बेटा ध्यान रखना। आपको साफ साफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिग बैंग थ्योरी किसने प्रस्तुत की? तो जॉर्ज लेमेत्रे ने प्रस्तुत की। ब्रह्मांड के विस्तार से सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया? जॉर्ज लेमेत्रे ने किया। तो कथन 4 सही है। 1, 2 और 4 हमारा कथन सही है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1, 2, 4 बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्लानिटरी ओरिजिन और अर्थ के इंटीरियर के बारे में आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि द्वितारक सिद्धांत के अंतर्गत चेम्बरलिन और मोल्टन ने ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना प्रस्तुत की थी। एकदम करेक्ट बात है, द्वितारक सिद्धांत के अंतर्गत। देखो, ये जो पृथ्वी की ओरिजिन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है ना, उनको उनको हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट या बाइनरी कॉन्सेप्ट हम उन्हें कह सकते हैं। कि कुछ कुछ जो भूगोलवेता थे या कुछ साइंटिस्ट जो थे वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति या प्लैनेट्स की उत्पत्ति एक तारे से मानते हैं, कुछ दो तारे से मानते हैं, कुछ दो से अधिक से मानते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम डिवाइड कर देते हैं। उनमें चेम्बरलिन और मोल्टन आते हैं, जिनके अकॉर्डिंग क्या था, यहाँ पर दो तारे थे जिनकी वजह से ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी या ब्रह्मांड बना था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित नहीं दिए थे उन्होंने, ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए। तो द्वैतारक सिद्धांतों की कैटेगरी में चेम्बरलिन एंड मोल्टन का नाम भी लिया जाता है। एक तारक सिद्धांत की कैटेगरी में कांट एंड लाप्लास का नाम लिया जाता है। ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक विभेदन इंटरनल डिफरेंशिएशन का प्रमुख कारण गुरुत्वीय पृथक्करण एवं तापीय ऊर्जा है। ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये तो बात बता रहा है किसकी? ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित, और ये बात कर रहा है पृथ्वी की संरचना के बारे में। ठीक है।
तो स्टेटमेंट तो ये भी सही है लेकिन रीजन नहीं है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। तो ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पर, आधुनिक वैज्ञानिक रासायनिक विकास सिद्धांत को जीवन की उत्पत्ति का आधार मानते हैं, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत मानते हैं। एकदम करेक्ट बात है। देखो भाई, जो माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग भगवान ने भेजा है इंसानों को, या जीवन की उत्पत्ति जो है वो भगवान के आशीर्वाद से हुई है। लेकिन आधुनिक जो वैज्ञानिक होते हैं ना, उनका मानना है कि भाई साहब केमिकल रिएक्शंस की वजह से धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है और पृथ्वी पर लाइफ बनी है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो सही है। पहले जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण और उसके बाद आत्म प्रतिकृति यानी सेल्फ रेप्लिकेशन संभव हुई, ये कथन भी सही है। पहले जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ, फिर वही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल थे वो अपने आप ही डबल होना शुरू हो गए। जैसे मैं हूं, मैंने अपना एक और बना लिया, फिर तीसरा और बना लिया, फिर चौथा और बना, अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, नीलगिरी शैवाल, नीलगिरी, नीलगिरी नहीं है ये, नील हरित है, नील हरित, नीलगिरी टाइप हो गया। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम कहते हैं, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जीवन के प्रारंभिक प्रमाण माने जाते हैं। एकदम करेक्ट बात है। जब हम 3800 मिलियन ईयर्स पहले की बात करते हैं, तो हमें सबसे जो पुराने प्रमाण जो देखने को मिलते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी के ही देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना, साइंटिस्टों ने 3.8 बिलियन वर्ष पहले, यानी कि इस टाइम की जीवन की खोज कर ली है। मतलब साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग जीवन सबसे पहले पृथ्वी पर कब आया? 3.8 बिलियन ईयर्स पहले आया था। ठीक है, ध्यान रखना। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत मेंटल होती है? नहीं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? क्रस्ट होती है। तो एक, दो और तीन सही हो गया और चौथा गलत हो गया। एक, दो, तीन, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आठवां देखते हैं। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही कथनों की पहचान कीजिए। आपको भूकंप के संबंध में बताना है। भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊर्जा के अचानक विमोचन के कारण होती है। एकदम करेक्ट बात है। फोकस जो होता है वहां पर अचानक से ऊर्जा जो है वो बाहर निकलती है, जिसकी वजह से अर्थ जो है कांपती है। वह स्थान जहां से भूकंपीय ऊर्जा का विमोचन होता है उसे हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। एकदम करेक्ट बात है। जहां से भूकंपीय ऊर्जा जो है वो निकलती है उस जगह को हम कहते हैं हाइपोसेंटर। जैसे मान लो ये अर्थ है और यहाँ से एनर्जी बाहर निकलती है, तो इस जगह को हम क्या कहेंगे? हाइपोसेंटर या फोकस। ध्यान रखना, फोकस को हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कथन भी सही है। हाइपोसेंटर की अवस्थिति धरातल के ऊपर होती है तथा जहां भूकंपी तरंग से सबसे पहले महसूस की जाती है। ध्यान रखना, हाइपोसेंटर वो जगह होती है जहां से भूकंप उत्पन्न होता है। तो ये कथन जो है गलत हो गया यहाँ तक। जहाँ भूकंपीय तरंगे सबसे पहले महसूस की जाती है, जहाँ भूकंपीय तरंगे सबसे पहले महसूस की जाती है ना, उस जगह को हम कहते हैं एपी सेंटर। क्या कहते हैं? एपी सेंटर हम उसे कह देते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाली लाइन थी, ये इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। भूकंप के हाइपो सेंटर को ही फोकस कहा जाता है। एकदम करेक्ट बात है। हाइपो सेंटर फोकस नाम से भी जाना जाता है, फोकस को ही हाइपो सेंटर कहते हैं। तो एक, दो और चार सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट वोल्केनो से रिलेटेड क्वेश्चन है, नौवा। ज्वालामुखी के संबंध में कथनों पर, वह स्थान जहां से गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ बाहर निकलते हैं तो उसे लावा कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। एकदम करेक्ट। मैग्मा वह तरल चट्टानी पदार्थ जो भूगर्भ के नीचे स्थित होता है। एकदम करेक्ट बात है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के बाद मैग्मा को लावा कहा जाता है। एकदम करेक्ट बात है। सभी ज्वालामुखी केवल शांत प्रकृति के होते हैं? नहीं, बहुत सारे ज्वालामुखी ऐसे हैं जो विस्फोटक प्रकृति के होते हैं। तो एक, दो और तीन सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। लंबे लंबे क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संबंध में कथनों पर विचार करना है आप लोगों को। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के कथनों के बारे में बात करनी है। वेगनर ने ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति, ध्यान रखना ग्लोसोप्टेरिस क्या है? एक प्रकार की वनस्पति थी। ठीक है, तो ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति के जीवाश्मों को महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। एकदम करेक्ट बात है।
ग्लोसोप्टेरिस जो वनस्पति थी उसके उसके प्रमाण के रूप में, उसके जीवाश्म के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसके अलावा मेसोसोरस था, साइनोगेंथस था। ठीक है, ग्लोसोप्टेरिस के जीवाश्म विभिन्न महाद्वीपों पर पाए जाते हैं, एकदम करेक्ट बात है। ग्लोसोप्टेरिस के जो जीवाश्म है वो गोंडवाना आइलैंड के ऑलमोस्ट सभी महाद्वीपों, या मैं कहूँ सभी महाद्वीपों या देशों पर पाए जाते हैं, जैसे इंडिया में भी, इसके अलावा मेडागास्कर, इसके अलावा दक्षिण अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इनमें सब में पाया जाता है, अंटार्कटिका वगैरह सब। तो ग्लोसोप्टेरिस के जीवाश्म विभिन्न महाद्वीपों पर पाए जाते हैं, एकदम करेक्ट है। पेंजिया के चारों ओर फैले विशाल महासागर को वेगनर ने पेंथालासा कहा था, एकदम करेक्ट बात है, तीसरा भी सही। वेगनर ने पेंजिया के चारों ओर के महासागर को प्रशांत महासागर कहा था। तो एक दो तीन सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां। हिमालयन फॉर्मेशन के बारे में आपको बताना है। हिमालय पर्वत निर्माण के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। हिमालय के बनने की जो, हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी उसके बारे में कथन देखना है आपको। हिमालय का निर्माण जो है वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में कोलाइजन हुआ था, कन्वर्जेंस हुआ था, उसकी वजह से निर्माण होता है, एकदम करेक्ट है। यह एक महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण का उदाहरण है, एकदम करेक्ट बात है। इस अभिसरण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप युवा वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। हिमालय को क्या कहते हैं, एक तरह से युवा वलित पर्वत कहते हैं। हिमालय विश्व में सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक नहीं, हिमालय जो है वो प्राचीन नहीं, न्यूएस्ट माउंटेन्स कैटेगरी में आता है, मतलब नवीन, सबसे नवीन जो पर्वतों की श्रेणी है उनकी कैटेगरी में आता है। तो एक दो और तीन सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड ओशनिक क्रस्ट के बारे में भी दिया गया। पृथ्वी के कुल जल का लगभग 97% भाग महासागरों में पाया जाता है, एकदम करेक्ट बात है। पृथ्वी के औसत पृथ्वी का के ऊपर जितना भी जल है उसका लगभग 97% जो है वो महासागरों में पाया जाता है। महासागरीय शैलें ओशनिक क्रस्ट 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी मानी जाती है। नहीं, 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं मानी जाती भाई साहब, 20 करोड़ का मतलब हो गया 200 मिलियन वर्ष, इससे अधिक पुरानी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, केवल एक ऑप्शन सही है। ठीक है, न्यूएस्ट क्रस्ट कही जाती है ओशनिक क्रस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट। टिलाइट एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में पूछा गया आप लोगों को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टिलाइट शैलें प्राचीन हिमानी क्रियाओं का प्रमाण प्रस्तुत करती है, एकदम करेक्ट बात। जब हम वेगनर की थ्योरी पढ़ते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो उसके अंदर वो एविडेंसेस बताता है, उन एविडेंसेस में एक एविडेंस बताता है टिलाइट की मौजूदगी। टिलाइट क्या होती है, एक तरह से हिमानी प्रक्रिया के कारण जो हम सेडिमेंट्स हम कह सकते हैं, तो वो जो होते हैं उन्हें टिलाइट कहा जाता है। तो कथन एक सही है हमारा। गोंडवाना श्रेणी की टिलाइट शैलें केवल भारत में पाई जाती है, केवल भारत में नहीं पाई जाती है, बहुत सारी जगहों पर पाई जाती है। तो ये कथन सही हो गया, गलत हो गया। टिलाइट के प्रमाण दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों की पूर्व स्थिति को दर्शाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ऑलमोस्ट जो महाद्वीप है उनकी पूर्व स्थिति को दर्शाता है कि ये सारे क्या थे, पहले ऐसी जगह पर थे जहाँ पर तापमान बहुत कम था और ग्लेशिएशन की प्रक्रिया हुई थी। आपने पढ़ा होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो आपको पता होगा कि एक टाइम में अफ्रीका का, प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर डरबन है वहाँ पर साउथ पोल हुआ करता था, तो वहाँ पर जो है जितने भी महाद्वीप थे वहाँ पर ग्लेशिएशन की प्रक्रिया हुई थी, जिसकी वजह से टिलाइट फॉर्मेशन हुआ था। तो ध्यान रखना, टिलाइट के प्रमाण जो है दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों की पूर्व स्थिति को दर्शाते हैं, एकदम करेक्ट है स्टेटमेंट। टिलाइट साक्ष्यों का उपयोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समर्थन में किया जाता है, एकदम करेक्ट। तो एक, तीन और चार कथन जो है वो सही है, बाकी कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पृथ्वी की भूप्रपटी में तत्वों की प्रचुरता को बढ़ते क्रम में मतलब कम से ज्यादा की तरफ लेके जाना है आपको। देखो एक चीज ध्यान रखना, सबसे ज्यादा आपको मिलती है ऑक्सीजन, 47% के आसपास सबसे ज्यादा भू प्रपटी के अंदर, पूरी पृथ्वी की बात नहीं हो रही, केवल भू प्रपटी की बात हो रही है। तो सबसे ज्यादा जो मिलती है वो ऑक्सीजन देखने को मिलती है।
तो यहाँ पर लोहा दे रखा है, यहाँ लोहा दे रखा है, यहाँ सिलिकॉन दे रखा है। बढ़ते क्रम में बताना है आपको, मतलब सबसे कम से सबसे ज्यादा की तरफ जाना है। तो लोहा जो है वो चौथे नंबर पर आता है, एल्यूमिनियम जो है वो तीसरे नंबर पर आता है, सिलिकॉन जो है वो दूसरे नंबर पर आता है, और सबसे ज्यादा जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा हमें देखने को मिलती है भूपर्पटी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 15, अवसादी चट्टानों के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस किस कौन सी चट्टानें? अवसादी चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताना। अवसादी चट्टानें पहले से मौजूद चट्टानों के अपक्षय से बनती है, एकदम करेक्ट बात है। पहले से जो मौजूद चट्टानें होती है, चाहे वो खुद अवसादी चट्टान हो, चाहे आग्नेय चट्टान हो, चाहे रूपांतरित चट्टान हो, इन चट्टानों का जब अपक्षय होता है और उसकी वजह से डिपोजिशन, जब वो डिपोजिट होता है तो उसकी वजह से सॉलिडिफिकेशन होता है, फिर क्या बन जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है, एकदम करेक्ट बात है। अवसादी चट्टान बनने के लिए अवसाद होना जरूरी है, ठीक है। अवसादों का परिवहन जल, वायु या हिम द्वारा होता है, एकदम करेक्ट बात है। संकोचन, ये कॉम्पेक्शन की बात है, संकोचन नहीं, ये संकुचन है, संकुचन। और सीमेंटेशन की प्रक्रिया से अवसाद ठोस चट्टानों में बदल जाता है, एकदम करेक्ट बात है। कॉम्पेक्शन एंड सीमेंटेशन जो है वो सेडिमेंट्स को सॉलिड रॉक्स में कन्वर्ट कर देती है। तो एक दो तीन तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15वें में, एकदम ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15वें में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर कथन दे रखे हैं आपको। दैनिक तापमान परिवर्तन से चट्टानों का विस्तार और संकुचन होता है, एकदम करेक्ट बात है। डेली टेम्परेचर वेरिएशन कॉजेज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रॉक्स। डेली दैनिक तापमान की वजह से दिन में तो चट्टानें जो है वो विस्तृत हो जाती है, एक्सपेंड करती है, और रात में कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। इस प्रक्रिया से क्या होता है? चट्टानों में दरारें पड़ जाती है और वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती है, एकदम करेक्ट बात है। यह रासायनिक अपक्षय की एक प्रमुख प्रक्रिया नहीं, यह रासायनिक अपक्षय की एक प्रमुख प्रक्रिया नहीं है, यह भौतिक अपक्षय की, भौतिक अपक्षय की एक प्रमुख प्रक्रिया है, या मैकेनिकल वेदरिंग की हम कह सकते हैं, ये एक प्रक्रिया है। तो रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया ही नहीं है ये भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया है। तो तीसरा जो कथन है वो गलत हो जाएगा, एक दो सही है, केवल एक और दो सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, लेगून के निर्माण की बात हो रही है। देखो, सबसे पहली बात बताता हूँ मैं, लेगून क्या होती है। लेगून तटीय इलाकों में पाई जाती है, ठीक है। एक जलाशय होता है खारे पानी का, हम कह सकते हैं, जिसमें समुद्र का पानी आकर के भर जाता है, जिसके आगे की तरफ एक बैरियर लगा होता है। इस बैरियर की वजह से इधर का जो पानी है ये कोस्ट है, इस बैरियर की वजह से इधर का पानी इधर नहीं जा पाता, टाइड के वक्त इधर का पानी इधर ही आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर लेगून बन जाती है, खारे पानी। लेगून एक तटीय जलाशय होता है, एकदम करेक्ट बात है। इसका निर्माण सरे हित अवसाद जैसे रेत या बीज, सरे हित, इट फॉर्म्स बिहाइंड बैरियर्स ऑफ सैंड एंड सेडिमेंट्स, एकदम करेक्ट बात है, ये बैरियर लगा होता है, ठीक है। इसका जो निर्माण होता है वो सैंड और सेडिमेंट्स के बैरियर से होता है, ठीक है, एकदम करेक्ट बात है। यह अपरदनात्मक तटरेखाओं की एक विशेषता है। नहीं, ये अपरदनात्मक नहीं है, ये निक्षेपणात्मक है। निक्षेपणात्मक, निक्षेपण की वजह से बैरियर का निर्माण होता है, जिसकी वजह से वहां पर लेगून बन जाती है, तो ये अपरदनात्मक नहीं है। तो एक और दो सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 17। 18वां देखिए, दक्षिणी गोलार्ध का अधिकांश भाग महासागरों से ढका है, सही बात है। महासागरों की ऊष्मा धारण क्षमता अधिक होती है, जिससे तापमान परिवर्तन धीमा होता है, एकदम करेक्ट बात है। जो हीट रिटेंशन कैपेसिटी है, मतलब हम कह सकते हैं स्पेसिफिक जो हीट होती है उनकी, वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब एक ग्राम अ, एक ग्राम वाटर को गर्म करने के लिए जितनी हीट चाहिए वो ज्यादा उनको चाहिए, उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो लीडिंग टू स्लोअर टेम्परेचर चेंजेस, इसकी वजह से क्या होता है? महासागर धीरे ही तो गर्म होते हैं और धीरे ही ठंडे होते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर जो चेंज हमें देखने को मिलता है वो बहुत ज्यादा धीमा देखने को मिलता है। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं अधिक सीधी और नियमित होती है, एकदम करेक्ट बात है। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं जो है वो अधिक सीधी और एकदम मैं कहूँ तो
नियमित होती है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि की अधिकता के कारण समताप रेखाएं अधिक घुमावदार होती है। ये कथन भी हमारा क्या है, सही हो गया। तो एक दो तीन चार चारों सही है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू पॉइंट के बारे में बता रहा है। देखो ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट को हम कहते हैं औसांक बिंदु। औसांक बिंदु, औसांक बिंदु वह तापमान है, ड्यू पॉइंट वह तापमान है जिस पर वायु संतृप्त हो जाती है। एकदम यहाँ तक तो सही है। और सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है। एकदम करेक्ट बात है। ड्यू पॉइंट उस टेम्परेचर को हम कहते हैं जहाँ पर जो वायु होती है एकदम सेचुरेटेड हो जाती है, और सेचुरेटेड वायु में जो आदर सापेक्ष आर्द्रता होती है वो 100% होती है। एकदम करेक्ट है। यदि वायु का तापमान ड्यू पॉइंट से नीचे गिरता है तो अतिरिक्त जलवाष्प संघनित होकर ओस, कोहरा या बादल बना लेती है। रीजन भी जो है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि वायु का तापमान ड्यू पॉइंट से नीचे गिरता है तो अतिरिक्त जलवाष्प संघनित होकर ओस, कोहरा या बादल बना लेती है, जिस इसकी इनकी वजह से ये होता है। मतलब कारण ये है और परिणाम ये है। ठीक है, ओके। तो ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ड्रिजलिंग एंड रेनफॉल के बारे में आपको बताना है। फुहार, जिसे हम ड्रिजलिंग होना कहते हैं, ड्रिजल कहते हैं, और रेनफॉल यानी कि वर्षा के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। फुहार में जल बूंदा का व्यास सामान्यतः 0.5 सेंटीमीटर से कम होता है। एकदम करेक्ट बात है। बिल्कुल छोटी छोटी बूंदे होती है, फुहार आती है, जैसे अपन कहते हैं बुर्रा आ रही है, बुर्रा, तो वो फुहार ही होती है। उनका आकार जो है 0.5 से भी कम होता है, 1 भी नहीं होता उनका आकार। ठीक है। फुहार की बूंदें बहुत हल्की होती है और हवा में तैरती हुई प्रतीत होती है। एकदम करेक्ट बात है। वर्षा में बूंदों का आकार फुहार की तुलना में बड़ा होता है। एकदम करेक्ट बात है। फुहार और वर्षा में कोई भौतिक अंतर नहीं होता है। भौतिक अंतर होता है भाई, साइज का अंतर होता है उनमें। ठीक है। तो एक दो तीन तो सही है, बाकी चौथा जो है हमारा गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 20वें में, वो हो जाएगा बी। ये तो तीन सही है। नेक्स्ट, ओस का निर्माण तब होता है, ओस का निर्माण तब होता है जब जलवाष्प ठंडी ठोस सतहों पर संघनित होती है। ओस का निर्माण तब होता है जब जलवाष्प ठंडी ठोस सतहों पर संघनित होती है। हाँ, उसी तो ओस पड़ना कहते हैं। जब वो कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो वो संघनित हो जाती है और ओस की बूंदों के रूप में वहां पर जम जाती है। एकदम करेक्ट। ओस बनने के लिए ये आवश्यक है कि ड्यू पॉइंट तापमान हिमांक से ऊपर हो। ध्यान रखना, फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। नीचे जाते ही वो फ्रोस्ट कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रोस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी, ना कि वो ओस रहेगी। ठीक है। तो ड्यू फॉर्मेशन के लिए ड्यू पॉइंट मस्ट बी अबव फ्रॉम दी फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा 21वां। तो 21वें में जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन भी सही है और आर भी है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। ड्यू पॉइंट के निर्माण की बात हो रही है, और ड्यू पॉइंट कैसे बनता है, जब हिमांक बिंदु से नीचे होता है टेम्परेचर। तो सही है, एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात करें। देखो BSH प्रकार की जो जलवायु होती है, बी का मतलब शुष्क, एस का मतलब अर्ध शुष्क, एच का मतलब गर्म अर्ध शुष्क, क्योंकि ठंडा अर्ध शुष्क भी होता है। BSH प्रकार की जलवायु जो है गर्म स्टेपी प्रकार की होती है। एकदम करेक्ट बात है, स्टेपी टाइप की होती है। सी प्रकार की जलवायु उष्ण शीतोष्ण जलवायु को दर्शाती है। एकदम करेक्ट बात है। सी प्रकार की जो जलवायु है वो उष्ण शीतोष्ण जलवायु को दर्शाती है। सी एस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है और शीत ऋतु आर्द्र होती है। एकदम करेक्ट बात है। इस एस का मतलब ही होता है ग्रीष्म ऋतु शुष्क। ठीक है। और विंटर में वहां पर क्या होती है, बारिश होती है। और ऐसी जो व्यवस्थाएं होती है सी एस प्रकार की, वो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। भूमध्य रेखीय, और सॉरी, भूमध्य रेखीय नहीं, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होते हैं
वहां पर सी एस टाइप की हमें जलवायु देखने को मिलती है, जहाँ पर सर्दियों में तो बारिश होती है और गर्मियों में सूखा पड़ता है, ठीक है। तो सी एस प्रकार की जलवायु ध्रुवीय क्षेत्रों में नहीं पाई जाती, कहाँ पर पाई जाती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये कथन गलत हो गया, एक दो तीन सही हो गया। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा 22 में। 23, जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसें, जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसें वैश्विक उष्मीकरण का प्रमुख कारण है, एकदम करेक्ट बात है। वनीकरण और सौर ऊर्जा का उपयोग, एफोरेस्टेशन, ध्यान रखना, डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है वनों को काटना और एफोरेस्टेशन का मतलब होता है वनों को लगाना। और सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी हेल्प करती है रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन करने। तो ये कथन भी सही है भाई। देखो, जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसें वैश्विक उष्मीकरण का प्रमुख कारण है, क्योंकि वनीकरण और सौर ऊर्जा का उपयोग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सहायक होता है। नहीं, दोनों स्टेटमेंट जो है वो अलग अलग है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये कम होने की बात कर रहे हैं, कारण नहीं है। जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसें वैश्विक उष्मीकरण का प्रमुख कारण है। बस यहीं पर कारण और कथन दोनों समाप्त हो गए। यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट है कि भाई साहब इससे लड़ा कैसे जाए, ये जो वैश्विक उष्मीकरण हो रहा है उसको कम कैसे किया जाए, तो वनीकरण और सौर ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, ताकि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम हो सके और हमारा एनवायरनमेंट सुधर सके। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान कोविच दोलन, मिलान कोविच दोलन के बारे में आपको बताना है। मिलान कोविच दोलन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मिलान कोविच ऑस्किलेशन जिसे हम कह देते हैं। इसमें पृथ्वी के अक्षीय और कक्षीय जो परिवर्तन है उनकी बात होती है। देखो, यह पृथ्वी की कक्षा, अक्षीय झुकाव और डगमगाहट में चक्रीय परिवर्तन से संबंधित है, एकदम करेक्ट बात है, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को प्रभावित करते हैं, एकदम करेक्ट बात है, जिनकी वजह से पृथ्वी पर जो सोलर विकिरण आती है उनमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनका कोई प्रभाव जलवायु, देखो भाई, जलवायु परिवर्तन जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर आता है मिलान कोविच ऑस्किलेशन, जिसे हम मिलान कोविच दोलन कहते हैं। तो ये पृथ्वी के कक्षा, अक्षीय झुकाव और डगमगाहट के चक्रीय परिवर्तनों से संबंधित है, जिसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी पर सोलर विकिरण प्रभावित होती है, ठीक है। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाता है, इसकी वजह से जलवायु पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर तो क्या लिख रखा है, जलवायु पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये कथन तो गलत हो गया, एक और दो हमारा सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, 90 डिग्री ईस्ट रिज, 90 डिग्री ईस्ट जो कि आपको कहाँ मिलेगी, हिंद महासागर में मिलेगी, हिंद महासागर में। 90 डिग्री ईस्ट जो है वो हिंद महासागर में देखने को मिलेगी, क्योंकि जो इंडिया का जो विस्तार है वो कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट तक देखने को मिलता है। तो 97 डिग्री 25 मिनट मतलब ये बंगाल की खाड़ी से होती हुई दक्षिण हिंद महासागर तक जाती है। तो 90 ईस्ट डिग्री रिज हिंद महासागर में स्थित एक समुद्र तलीय पर्वत श्रृंखला, एकदम करेक्ट बात है। इसलिए इसे यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह लगभग 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के समानांतर फैली हुई है, एकदम करेक्ट बात है। तो कथन और कारण दोनों सही है 25वें में, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 25वें में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, सोनार एंड टेम्परेचर स्केल के बारे में पूछा गया है आपको यहाँ पर। महासागरों के अध्ययन के लिए सोनार टेक्निक्स का यूज किया जाता है, सोनार वेव्स डाली जाती है, फिर मैपिंग की जाती है। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फ़ारेनहाइट पैमाने पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। क्या ये सही है? 100 डिग्री सेल्सियस तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर निकालने का सूत्र बताया था मैंने आप लोगों को, इस तरीके से था, सी या फिर भाग 1.8
+32 ये था क्या? 100 मल्टीप्लाई 1.8, इसको हटा दो, 1800 हो गया, +32। ऐसा था क्या? ना ऐसा तो नहीं था भाई, ये सूत्र तो नहीं था। ये ऐसे था शायद, +32 मल्टीप्लाई 1.8 ऐसे था। 132 तो ये हो गया, +1.8, 132 और 1.8, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कहाँ गया? 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 8 एकम 8 2 10, 132, 6.527, 3 2, 273.6। सूत्र नहीं था ये। एक मिनट वापस से करते हैं इसको, मैं देखता हूँ, देखें क्या सूत्र था वो। ऐसे था, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान फ़ारेनहाइट पर कैसे चेंज होता है? सूत्र था डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस +9/5, मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई +32, ऐसे था। तो 100 गुणा 9/5 +32, 20, 9 दूनी 18, 180 +32। पहले हमने यही तो किया था, 180 और 32 212 हो गए। ये भाई सूत्र ध्यान रखना आप लोग, इम्पोर्टेंट है। ये भी सही है हमारा। सोनार केवल वायुमंडल नहीं, केवल वायुमंडल में नहीं होता, ये महासागर टेक्निक, महासागर की गहराई उसका मैप बनाने के लिए यूज करते हैं। तो 1 और 2 सही है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये सूत्र ध्यान रखना भाई, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कैसे चेंज किया जाता है। बायोलॉजिकल बायोकेमिकल साइकिल एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछा गया आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 27। देखो, जैव भू रासायनिक चक्रों में हम कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे तत्व निरंतर चक्रित होते रहते हैं। एकदम करेक्ट बात है, क्वेश्चन पूछा भी गया है एक बार एग्जाम में, किसी एग्जाम में, कि निम्नलिखित में से कौन सा चक्र बायोकेमिकल साइकिल में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखना, कार्बन साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल होती है, फास्फोरस साइकिल होती है, ऑक्सीजन साइकिल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल होती है, सल्फर साइकिल होती है, ध्यान रखना, सल्फर साइकिल होती है, फास्फोरस साइकिल होती है, ठीक है। और एक ऑप्शन ऐसा था कि जो साइकिल में इंक्लूड नहीं किया जाता। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, एकदम करेक्ट बात है। एक तो हो गया सुंडा, एक हो गया वेस्टर्न घाट, एक हो गया हिमालयन रीजन, और एक हो गया, एक नॉर्थ ईस्ट हिमालयन सुंडा हो गया। एक कहाँ मिलेगा? ईस्टर्न घाट तो नहीं है, ये भी देखते हैं, करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखो, हिमालय हो गया, हाँ, इंडो ब्रह्मा वाला जो रीजन है, ब्रह्मपुत्र मतलब जो म्यांमार के साथ लगा हुआ जो रीजन है, उसे भी हम कह देते हैं। तो इंडो ब्रह्मा रीजन, इंडो बर्मा, ये 4 हो गए, एकदम करेक्ट बात। पवित्र पवन, सेक्रेड ग्रूव्स, जिन्हें हम कह देते हैं समुदाय द्वारा संरक्षित वन खंड होता है, एकदम करेक्ट बात है। देखो, पवित्र उपवन जो होते हैं वो कम्युनिटीज के द्वारा संरक्षित किए जाते हैं।
बाकी नेशनल पार्क्स भी एक कंजर्वेशन एरिया होता है जो सरकारों के द्वारा कंजर्व किया जाता है, ठीक। तो पवित्र उपवनों की बात की गई है, तो एक दो तीन, एक दो तीन, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी मूल दिशा से दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से बाईं ओर मुड़ जाती है, एकदम करेक्ट बात है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन इस विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन इस विक्षेपण के लिए उत्तरदायी, एकदम करेक्ट बात है। रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है, मतलब ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, सही बात है। विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल का प्रभाव नगण्य होता है, एकदम करेक्ट बात है, जिसकी वजह से ही तो हम ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में चक्रवात नहीं आते हैं। ध्रुवों की ओर जाने पर कोरियोलिस बल का प्रभाव बढ़ता जाता है, एकदम करेक्ट बात है। कोरियोलिस बल स्थिर वस्तुओं पर कार्य करता नहीं, ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर, जो फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ये काम करता है। तो एक दो तीन सही है हमारा राइट आंसर, 29 में बी हो जाएगा। 30, व्यापारिक पवनों की बात की गई। देखो, व्यापारिक पवने जो है मैं बता देता हूँ, ये ग्लोब है, ये विषुवत रेखा है, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, और ये भी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है। यहाँ से जो हवाएं भूमध्य रेखा की तरफ चलती है उन्हें हम कहते हैं व्यापारिक हवाएं। व्यापारिक हवाओं की उत्तरी गोलार्ध में जो दिशा होती है वो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो होती है वो साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट होती है, ये ध्यान रखना। व्यापारिक पवनें उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्रों से विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है, एकदम करेक्ट है। क्योंकि कोरियोलिस बल के प्रभाव से, क्योंकि लगा करके पढ़ना है हमेशा रीजन को, क्योंकि कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में पवनें उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कहलाती है। सही है। देखो, उत्तरी गोलार्ध में तो ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहलाती है, जो कि ये रहा स्टेटमेंट। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या कहलाती है? दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, जो कि ये रहा स्टेटमेंट। किसके कारण? कोरियोलिस बल के कारण। कौन? व्यापारिक पवनें। तो ऑप्शन नंबर ए, आर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 31, व्यापारिक पवनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करो भाई, व्यापारिक पवनों के संबंध में। व्यापारिक पवनें स्थायी पवनों की श्रेणी में आती है, ठीक है। प्लैनेटरी जो विंड्स होती है उनकी कैटेगरी में आती है। ये पवनें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है, ठीक है। व्यापारिक पवनें केवल शीतोष्ण कटिबंधों में पाई जाती है, नहीं, ये उष्ण कटिबंधों में पाई जाती है। इन पवनों का उपयोग ऐतिहासिक रूप से समुद्री व्यापार में किया जाता था, सही बात है। तो एक दो और चार सही है, 31 में सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 32, भारत में पर्यावरणीय अधिनियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करो भाई। इसके कोड में दे देता हूँ यहाँ पर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया इन 1986, एकदम करेक्ट बात है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पहले भी पढ़ा था हमने, 1972 में आया था। जैव विविधता अधिनियम भारत में वर्ष 2002 में पारित हुआ, एकदम करेक्ट है। ये सभी अधिनियम स्वतंत्रता से पूर्व लागू हुए थे भाई साहब, ये स्वतंत्रता से बाद की बात है, तो ये कथन गलत हो गया। एक दो तीन सही है, और सही विकल्प हमें बताना था।
33। भारत का अक्षांश और देशांतरी विस्तार के संबंध में बताना है। देखो, एक मोबाइल नंबर की तरह मैं आपको कुछ डिजिट्स बताता हूँ, उनको याद रखना। 84 37 66 87 97 25। 84 37 66 87 97 25, ऐसे याद रख लेना। जैसे आप मोबाइल नंबर याद रखते हो ना, जैसे मेरे मोबाइल है 9829704448, वैसे ही इसको याद रखना है आपको, हिंदी में याद रखना है। जैसे मेरे हैं 98 29 70 44 48, तो वैसे इनका याद रखना है 84 37 66 87 97 25। कैसे पता लगाओगे अब विस्तारित से? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक अक्षांशीय विस्तार है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरी विस्तार, ऐसे याद रख लेना। तो देख लो, भारत का सबसे दक्षिणी मुख्य भूमि अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, सही बात है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट, सही है, पूर्वी देशांतर। भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। देखो ये, यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, सही बात है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित, एकदम करेक्ट बात है। चारों सही है भाई इसमें तो 33 में डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर ध्यान रखना, 84 37 66 87 97 25। नेक्स्ट, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। 34वां, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की विशेषता तीव्र ढाल वाली नदी घाटियां और ऊंची चोटियां, एकदम करेक्ट बात है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय ऐसे रीजन में है जहां पर हिमालय की हाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है, जहां से तीव्र ढाल वाली नदियां जो है वो आती है और वहां पर बाढ़ की व्यवस्थाएं कर देती है, क्योंकि यह क्षेत्र युवा वलित पर्वतों का भाग और यहाँ तीव्र अपर्दन होता है। तीव्र अपर्दन भी होता है, ऊंचाई भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से सेडिमेंट भी बढ़ता है, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तीव्र अपर्दन होता है जिसकी वजह से नदी घाटियां जो है और ऊंची चोटियां वो तीव्र ढाल वाली है। ऑप्शन नंबर, ये रीजन भी जो है वो सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 35, क्वेश्चन नंबर 35, फूलों की घाटी कुमाऊं हिमालय क्षेत्र में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड वाली हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। पटकाई बुम, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां और मिजो पहाड़ियां महान हिमालय का भाग है। पटकई बुम, देखो महान हिमालय जो है वो अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, नामचा बरवा तक जाता है, लेकिन पटकई बुम उसके बाद में आती है, तो पटकई बुम पार्ट नहीं है। नागा पहाड़ियां ये नॉर्थ ईस्टर्न जो हिल्स हैं, जिन्हें जिनका उत्तर से दक्षिण विस्तार है, ये नहीं है। मणिपुर पहाड़ियां भी नहीं, मिजो पहाड़ियां महान हिमालय का भाग नहीं है, ये कथन गलत हो गया। लूणी नदी छोटा नागपुर पठार की प्रमुख नदी है। भाई साहब, लूणी नदी जो है वो राजस्थान में है। छोटा नागपुर पठार की प्रमुख नदी जो है वो ब्राह्मणी या ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी, या फिर आप महानदी कह सकते हो, ठीक है। तो ये कथन भी गलत हो गया, केवल एक सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36, भारत की पूर्वी तटरेखा एक उत्थान इमरजेंट तटरेखा है। इमरजेंट तटरेखा है, क्यों?
क्योंकि इस तट पर नदियों द्वारा लाई गई अवसाद सामग्री के जमाव से डेल्टा का निर्माण हो, इसलिए ऊपर उठ रही है। तो सही है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट 37वां, पश्चिमी घाट और वर्षा के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। देखो पश्चिमी घाट यहाँ पर है, तो अरब सागर वाली शाखा जब आती है तो यहाँ से टकरा करके इससे पश्चिमी किनारों पर वर्षा करती है, और उस तरफ जो है पूर्वी किनारों पर या पूर्वी ढलानों पर थोड़ी कम वर्षा होती है हालांकि, लेकिन कम वर्षा होती है, वो लीवर्ड साइड है। और उसके आगे वाला जो एरिया है वो रेन शेडो जोन में आता है। पश्चिमी घाट भारतीय पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, करेक्ट। अरब सागर से आने वाली मानसून हवाएं पश्चिमी घाट से टकराकर ऊपर उठती है, करेक्ट। इससे होने वाली वर्षा को ओरोग्राफी वर्षा कहा जाता है, करेक्ट। यह वर्षा मुख्यतः पश्चिमी ढलानों पर अधिक होती है, करेक्ट। चारों सही, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 37वां में। ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जिसे हम कह देते हैं। इंटर फुल फॉर्म ध्यान रखना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की स्थिति भारतीय मानसून की गति और समय को प्रभावित करती है, करेक्ट बात है। क्योंकि गर्मियों में भारत की भूमि गर्म होने पर ITCZ उत्तर की ओर खिसक जाता है और जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून हवा भारत की ओर आती है, एकदम करेक्ट बात है। अगर आपने मानसून का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट, भारतीय मानसून के विच्छेद ब्रेक के बारे में अब आपको सही कथन बताना है। यह वह अवधि होती है जब मानसूनी वर्षा कुछ दिनों या सप्ताहों तक रुक जाती है, करेक्ट बात। यह केवल शीत ऋतु में होता है नहीं, यह मानसून के आगमन को दर्शाता है नहीं, यह पूरे भारत में समान रूप से होता है नहीं। तो सही कथन हो गया ए। नेक्स्ट 40, अल्पाइन वनस्पति। अल्पाइन वनस्पति कहाँ पाई जाती है? हिमालय के हाई एल्टीट्यूडनल रीजन में, हिमालय के उच्च भागों में पाई जाती है अल्पाइन वनस्पति। अल्पाइन वनस्पति हिमालय के लगभग 3600 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, एकदम करेक्ट बात, ऊंचे क्षेत्रों पर पाई जाती है। उत्तराखंड में अल्पाइन घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है, बुग्याल। ये बुग्याल है या बुग्याल, एकदम करेक्ट बात है। अल्पाइन क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते नहीं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते, वहां पर शीत शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, जिन्हें हम अल्पाइन वनस्पति कह देते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो वनस्पति आपको देखने को मिलेगी वो मोसेज एंड लाइकेन देखने को मिलेगी, छोटी मोटी घासें, बिल्कुल छोटी छोटी घासें, काई होती है ना, काई उसकी तरह देखने को मिलेगी। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति नहीं पाई जाती, तो एक और दो सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग के संबंध, देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, पूर्वी भाग के संबंध में, पूर्वी भाग, ये प्रायद्वीपीय पठार है ये, और ये इसका पूर्वी भाग है यहाँ पर, इसके बारे में। यहाँ उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन एवं झाड़ियां अधिक पाई जाती है, सही बात है। क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है वो हम कह सकते हैं कि रेन शेडो जोन में आता है, ठीक है। यह इस क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है, सही बात है। यह सदैव घने वर्षा में पाया जाता नहीं, देखो वर्षा कम होती है क्योंकि रेन शेडो जोन में आता है, और रेन शेडो जोन में आने की वजह से वर्षा कम होती है और उसकी वजह से यहाँ पे कटीले वन और झाड़ियां अधिक पाई जाती है। तो ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो गया, बिल्कुल विपरीत है, तो एक और दो सही है, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा सामान्यतः कम होती है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा नहीं। इंडिया की ज्यादातर मृदाओं के अंदर नाइट्रोजन की कमी ही देखने को मिलती है।
इंडिया की ज्यादातर मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी ही देखने को मिलती है। 2 बार बोल चुका हूँ, ध्यान रखना। कहीं पर भी लिखा हुआ जाए कि इस मृदा में नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो ध्यान रखना नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा सामान्यतः है कम होती है, एकदम करेक्ट बात है। दलदली या पीटी मृदा, दलदली या पीटी मृदा जिसे हम कह देते हैं, मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जहां पर दलदल होता है, जहां पर उच्च आर्द्रता होती है, जहां पर भारी वर्षा होती है, वहां पर हमें दलदली या पीटी मृदा पाई जाती है। तो ये भी सही है। तो दोनों जो है वो अलग अलग कथन है, दोनों अलग अलग कथन है, अलग अलग मृदाओं के बारे में बताते हैं, सही व्याख्या नहीं कर रहे। तो ए भी सही है और आर भी सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में बताना है आपको। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का मुख्य कारण गर्म महासागरीय जल के ऊपर निम्न दाब प्रणाली का विकास हो जाता है। सही बात है। महासागर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के जब हो जाता है, उससे पार हो जाता है, तो वहां पर एक लो एयर प्रेशर सिस्टम कन्वर्ट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से चक्रवात बनते हैं। तटीय मैंग्रोव वन सुनामी एवं चक्रवाती तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित कर तटों की रक्षा करते हैं, एकदम करेक्ट बात है। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवाती की बात कर रहे हैं, ये तटीय मैंग्रोव वनों की बात कर रहे हैं, जो कि सुनामी और चक्रवाती तरंगों की ऊर्जा को पहले ही रोक लेते हैं, ताकि तटों पर नुकसान कम हो। ध्यान रखना, सुरक्षा का काम करते हैं तटों पर ही। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 44। आज वाले क्वेश्चन बहुत टफ है। मापनी, मैप स्केल। कथनात्मक मापनी का दोष है कि यह मानचित्र का आकार बदलने पर यह बदल जाती है, एकदम करेक्ट बात है, लेकिन ग्राफिकल स्केल नहीं बदलता। रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन में मानचित्र और धरातल की इकाइयां समान होती है। हाँ, मानचित्र पर उन्हीं इकाइयों को दर्शाया जाता है जो धरातल पर होती है, एकदम करेक्ट बात है। दोनों सही है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। इसका समय गणना से कोई संबंध नहीं होता होता है भाई, यह केवल विषुवत वृत्त पर स्थित है। नहीं, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम पार करने पर एक दिन पीछे चला जाता है। पूर्व से पश्चिम पार करने पर एक दिन पीछे चला जाता है। पश्चिम से पूर्व पार करने पर एक दिन पीछे चला जाता है। पश्चिम से पूर्व पार करने पर 45 डिग्री। 45 क्वेश्चन। पश्चिम से पूर्व पार करने पर एक दिन पीछे चला जाता है, पूर्व से पश्चिम पार करने पर एक दिन पीछे चला जाता है, नहीं, पूर्व से पश्चिम पार करने पर एक दिन बढ़ जाता है। नहीं 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 नहीं, एक दिन पीछे, एक दिन आगे चला जाता है। यहाँ पर पीछे चलने का मतलब होता है एक दिन और ऐड हो जाता है हमारे पास। जैसे हम मंगलवार को पार करने हैं, तो हम सोमवार में पहुंच जाते हैं। सही बात है। पश्चिम से पूर्व पार करने पर एक दिन पीछे चला जाता है, एकदम करेक्ट बात। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे, पार करेंगे, और मंगलवार को हम चल रहे हैं, तो वहां पर हम पूर्व में जाएंगे, तो वहां पर सोमवार हमें देखने को मिलेगा। एक ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश के स्रोत के आधार पर प्रक्षेपों को नोमोनिक, त्रिविम और लंबकोणीय। नोमोनिक मैंने कल ही बताया था आप लोगों को प्रक्षेप पढ़ाते टाइम पर, ये सेंटर में जब प्रकाश का स्रोत होता है। ऑर्थोग्राफिक जब सरफेस के जस्ट ऑपोजिट साइड में होता है, ऑपोजिट साइड में। और स्टीरियोग्राफिक क्या होता है, जब अनंत पर होता है प्रकाश का स्रोत, एकदम करेक्ट बात है। अजीमुथल या जेनिथल प्रक्षेप में सभी बिंदुओं की दिशा सही रूप में प्रदर्शित की जाती है।
हाँ, अज़ीमुथल और जेनिथल प्रक्षेप की विशेषता यही होती है कि यहाँ पर सही दिशाओं सभी बिंदुओं पर दिशा जो है वो एकदम करेक्ट होती है। तो ये भी सही है। तो ये प्रकाश के स्रोत का आधार और ये अज़ीमुथल की बात दोनों अलग-अलग है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। स्थलाकृतिक मानचित्रों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। स्थलाकृतिक मानचित्रों पर पक्की सड़क मोटी लाल रेखाओं से दर्शाई जाती है। लाल रेखाओं से दर्शाई जाती है, एकदम करेक्ट बात है। पक्की सड़क यदि समोच्च रेखाएं भीतर की ओर घटती माना जाए तो वह अवसाद को दर्शाता है। सही बात है। बाहर की तरफ तो ऊंचाई दिखा रखी है 200 और अंदर की तरफ ऊंचाई इस तरह से ऊंचाई दिखा रखी है 150, 100, 50। इसका मतलब है गड्ढा बना हुआ है वहां पर। अगर यहां से देखो, दो सिचुएशन है। अगर बाहर से अंदर की तरफ नंबर्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब इस तरह से ऊंचा है भाग। और अगर बाहर से अंदर की तरफ घट रहे हैं तो इस तरह से नीचा है, गड्ढे वाला भाग। ठीक है, ये गड्ढे वाला भाग है और ये ऊंचाई वाला भाग, ध्यान रखना। तो ये सही है। समुच्च रेखाएं कभी भी ऊंचाई नहीं दर्शाती। समुच्च रेखाएं होती ही ऊंचाई के लिए, होता है। एक और दो सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वायु फोटो में एरियल फोटोग्राफी में ओवरलैप के संबंध में सही कथन चुनना है आपको। एक ही उड़ान पथ में लगातार ली गई दो तस्वीरों के बीच साझा चित्र, ये साइड ओवरलैप कहते हैं इसे। इसे हम क्या कहते हैं? साइड ओवरलैप। दो अलग अलग मौसमों में ली गई तस्वीरें नहीं होती, यह केवल साइड लैप को दर्शाता है, नहीं। इसका फोटोग्राफी में कोई संबंध नहीं होता। ये साइड ओवरलैप भी कहलाता है और ओवरलैप तो होता है। यह देखो, साइड लैप को दर्शाता है लेकिन केवल साइड लैप को नहीं दर्शाता, ध्यान रखना। साइड ओवरलैप होता है ये, लेकिन केवल साइड लैप नहीं होता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। 49, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट जीसीपीएस वायु फोटो के पैमाने और ज्यामितीय सटीकता को सुधारने में सहायक होते हैं। सही बात है, ये ध्यान रखना। जीसीपीएस का यूज किस में किया जाता है? वायु फोटो का जो स्केल होता है उसे, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है उसकी एक्यूरेसी जो होती है, ज्योमेट्री की एक्यूरेसी जो होती है उसको सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इसका हेल्प लिया जाता है। क्योंकि जीसीपीएस धरातल पर ज्ञात स्थानों से संबंधित होते हैं जिनकी वास्तविक अवस्थिति ज्ञात होती है। सही बात है। देखो, जीसीपीएस जो होते हैं ना, वो जो हमको पता है ग्राउंड लोकेशन, उनकी एक्यूरेट पोजीशन बताता है। ठीक है, और इसका जो यूज होता है वो फोटो का पैमाना और ज्यामितीय सटीकता को सुधारने के लिए किया जाता है। तो दोनों सही है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 50, ये थोड़ी सी क्लास बड़ी हो जाएगी। एक मिनट में टाइम देखता हूँ। 10:34, 1 घंटे से ज्यादा हो गया अपन लोगों को। सुदूर संवेदन के संबंध में सही कथन चुनिए। सुदूर संवेदन में सेंसर का मुख्य कार्य ऊर्जा को रिकॉर्ड करना होता है। सही बात है। रडार एक्टिव रिमोट सेंसिंग का एग्जाम्पल है। सही बात है।
रिमोट सेंसिंग डिपेंड्स ओनली ऑन विजिबल लाइट, नहीं विजिबल लाइट पर नहीं होता है ये, सेंसर की खुद की लाइन भी उसकी लाइट भी उसके पास होती है। तो एक और दो सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुदूर संवेदन की सहायता से वनों की कटाई की निगरानी की जा सकती है, क्योंकि समय श्रृंखला उपग्रह छवियों द्वारा वनस्पति आवरण के परिवर्तन का विश्लेषण किया जाता है। एकदम करेक्ट बात है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट, मौसम एवं जलवायु मानचित्रों के संबंध में सही कथन चुनिए। मौसम मानचित्रों पर फ्रंट्स, त्रिकोण और अर्धवृत्त चिन्हों वाली रेखाओं से दर्शाए जाते हैं। देखो भाई, फ्रंट्स पर क्या होता है, ये जो अर्धवृत्त बने होते हैं ना, ये तो होते हैं उष्ण वाताग्र, और इस तरह से होते हैं ना त्रिकोण, इनको हम कहते हैं शीत वाताग्र। तो ये राइट सही है। ठीक है। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती है। भाई समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली समवर्षा रेखाएं कहलाएंगी ना, समवर्षा कहलाएंगी। तो ये तो गलत हो गया। समान वायुदाब स्थानों को जोड़ने वाली आइसोहाइट्स कहलाएंगी नहीं, आइसोहाइट्स ये होती है समान वर्षा वाले। जलवायु मानचित्र केवल तापमान दिखाते हैं, नहीं जलवायु तापमान भी दिखाते हैं, वर्षा भी दिखाते हैं, सूर्य तप भी दिखाते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। 53, हाइड्रोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? समय के साथ नदी के प्रवाह या जल स्तर में परिवर्तन दर्शाने के लिए, वर्षा की दिशा दर्शाने के लिए, मृदा प्रकार दर्शाने के लिए, समुद्री धाराओं को दर्शाने के लिए। हाइड्रोग्राफ वर्षा की दिशा दर्शाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास से संबंधित है। सही बात है, क्योंकि यह सैन्य शक्ति और राजनीतिक प्रभुत्व पर आधारित होती है। सैन्य शक्ति और राजनीतिक प्रभुत्व पर आधारित हो कल्याणपरक विचारधारा। नहीं, सैन्य शक्ति पर आधारित नहीं होती है भाई, पाकिस्तान में होता है, अपने यहाँ थोड़ी ना होता है। राजनीतिक प्रभुत्व पर आधारित नहीं होता है। नहीं, वो मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास से प्रभुत्व पर नहीं, सरकारी नीतियों पर आधारित होता है। ठीक है, तो आर तो गलत हो गया, ए सही है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। सही बात है। सान, कोशान और खी जनजाति बुशमैन के नाम से जाने जाते हैं। एकदम करेक्ट बात है। जनसंख्या वृद्धि में शिक्षा स्तर पर एक प्रत्यक्ष घटक, जनसंख्या वृद्धि में शिक्षा स्तर एक प्रत्यक्ष घटक होता है। हाँ, सान, कोशान और खी बुशमैन के नाम से जानी जाती है। जनसंख्या वृद्धि में शिक्षा स्तर एक प्रत्यक्ष घटक नहीं होता है। नहीं, प्रत्यक्ष घटक होता है भौतिक विशेषताएं भाई साहब, जनसंख्या वृद्धि। आप कुछ भी कह लो, भौतिक विशेषता जो है जो जनसंख्या वृद्धि में प्रत्यक्ष घटक का काम करती है। क्योंकि जितना ज्यादा अच्छा खाना होगा ना, लोगों को खाने का लिए जितना ज्यादा मिलेगा ना, उतना ही वो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। तो ये तो गलत हो गया, एक दो सही केवल। जियोग्राफिकल कंडीशन बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। जनसंख्या पिरामिड के आधार की अधिक चौड़ाई उच्च जन्म दर को दर्शाती है। जनसंख्या पिरामिड के आधार की उच्च चौड़ाई, अधिक चौड़ाई उच्च जनसंख्या को जन्म दर को दर्शाती है। एकदम करेक्ट बात है, क्योंकि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर सामान्यतः आर्थिक विकास के साथ ऋणात्मक सहसंबंध दर्शाती है। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर सामान्यतः आर्थिक विकास के साथ ऋणात्मक सहसंबंध दर्शाती है। सही बात है, आर्थिक विकास जैसे जैसे होगा ऋणात्मक सहसंबंध हो जाएगा। तो ये कथन भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 57, सेक्स रेशियो के बारे में आपको सही कथन बताना है। प्रति हजार महिलाओं पर पुरुषों की संख्या नहीं,
भारत में तो नहीं होता ऐसा, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या देखी जाती है, ये नहीं होता है। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, एकदम करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। ग्रामीण नगरीय संगठन रूरल अर्बन ऑर्गेनाइजेशन के अध्ययन के महत्व के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। यह ग्रामीण जनसंख्या की जीवन शैली, रोजगार और आवश्यकताओं को समझने में सहायता करता है। रूरल अर्बन ऑर्गेनाइजेशन, सही बात है। यह शहरी क्षेत्रों की अवसंरचना, सेवाओं और रोजगार की आवश्यकताओं का विश्लेषण करता है, सही बात है। यह नीति निर्माण और संसाधन वितरण के लिए आवश्यक है, सही बात है। तो रूरल रूरल अर्बन ऑर्गेनाइजेशन के अध्ययन का महत्व ये तीनों है, ध्यान रखना, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अशोधित जन्म दर प्रति हजार कुल जनसंख्या पर जन्मों की संख्या, प्रति हजार कुल जनसंख्या पर जन्मों की संख्या, सीडीआर नहीं होती, वो नॉर्मल बर्थ रेट होती है। यह जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलत कथन बताना है। प्रति हजार कुल जनसंख्या पर जन्मों की संख्या क्रूड बर्थ रेट होती है, जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण संकेतक है। यह प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्मे बच्चों की संख्या, ये तो फर्टिलिटी रेट हो गई, फर्टिलिटी रेट से रिलेटेड है ये तो। हालांकि उसमें एक आयु भी होती है, आयु का संदर्भ भी दिया जाता है। जनसांख्यिकी के विषय, हाँ, ये जनसांख्यिकी विश्लेषण में प्रयुक्त होता है। क्या पूछ रहा है, गलत, हाँ गलत कथन तो यही हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन। पुल फैक्टर्स अट्रैक्ट पीपल टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर एरिया, पुल का मतलब होता है धक्का देना, कि भाई निकल जाओ यहाँ से, आकर्षित नहीं करते हैं, तो ये गलत हो गया। उच्च आय, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, नहीं 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 नहीं, पुल तो धक्का देना नहीं होता भाई, पुल का मतलब तो खींचना होता है, तो पुश होता है धक्का देना, मतलब निकल जाओ यहाँ से। तो पुल फैक्टर्स तो भाई अट्रैक्ट करेंगे, पुल फैक्टर्स जो है अट्रैक्ट करते हैं लोगों को अपनी ओर, सही बात है। क्योंकि उच्च आय, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी बेहतर सुविधाएं जीवन स्तर पर सुविधाएं बेहतर जीवन स्तर पर, सही बात है। दोनों सही है, आर ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में आपको बताएं। यह केवल नहीं, ग्रामीण से रिलेटेड नहीं है, यह शहरी भीड़ भाड़ और दबाव को कम करने का प्रयास है, सही बात है। यह केवल औद्योगिक नगरों का नहीं, इसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को, इसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन फ्रेडरिक रेडजेल ने नहीं किया, पहला ही कथन गलत हो गया। ये किया था डॉक्टर महबूब उल हक ने। मानव विकास सामाजिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है, सही बात है। भारत में मानव विकास में क्षेत्रीय असमानताएं पाई जाती है, सही बात है। मानव विकास का संबंध शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से, सही बात। केवल यही कथन जो है वो गलत है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप रूरल सेटलमेंट पैटर्न, ध्यान रखना ये टाइप्स नहीं है, पैटर्न की बात की जा रही है, सही कथन। समतल और सतत भूमि पर बस्तियां प्रायः सघन या पंक्तिबद्ध होती है, पैटर्न की बात करनी है। पर्वतीय और ढलानदार क्षेत्रों में बस्तियां प्रायः बिखरी होती है।
नदियाँ, झीलें और प्राकृतिक बाधाएं बस्तियों के वितरण को प्रभावित करते हैं। उपरोक्त सभी। वेरी गुड। डी राइट आंसर हो जाए। पैटर्न जो है वो समतल और सतत भूमि पर पंक्तिबद्ध होता है। पर्वतीय और ढलानदार क्षेत्रों में पैटर्न जो है वो बिखरा हुआ मिलता है। नदियां, झीलें और प्राकृतिक बाधाएं बस्तियों के वितरण को प्रभावित करती है। एकदम करेक्ट बात। तो डी सही है। नेक्स्ट, सामाजिक अवसंरचना के संबंध में सही कथन चुनिए। इसमें केवल सड़क, बिजली शामिल होती है। सामाजिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, केवल तो नहीं होती। इसमें स्कूल होता है, अस्पताल होता है, सड़क होता है, बिजली होता है, पानी जैसी सुविधाएं शामिल होती है। बी राइट आंसर हो जाए। इसके निर्माण और संचालन मानव संसाधन की आवश्यकता नहीं होती। होती है भाई, केवल नहीं। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक अवसंरचना के निर्माण और संचालन के मानक आवश्यक होते हैं। यही बात है, क्योंकि लोग योजनाएं बनाते हैं, निर्माण करते हैं और सेवाएं प्रदान करते हैं। दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक क्रियाकलापों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत को राउंड कर लेना है भाई अपने को। खनन एवं भोजन संग्रहण, तो ये तो प्राथमिक में किया जाता है। मत्स्य पालन और पशुपालन किया जाता है। एग्रीकल्चर की जाती है। कंप्यूटर चिप्स का निर्माण नहीं किया जाता। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? केवल ग्रीष्मकालीन नहीं, ग्रीष्मकालीन में वर्षा नहीं होती है, वहां पर शीतकाल में वर्षा होती है। खट्टे फलों की कृषि और शीतकालीन वर्षा। एकदम करेक्ट। बी राइट आंसर हो जाएगा। 68, जंग का कटोरा रस्ट बाउल दक्षिण अमेरिका में स्थित नहीं है। अप्लेशियन प्रदेश और ओहियो नदी घाटी में स्थित है। सही बात है। बी राइट आंसर हो जाएगा। डस्ट बाउल या सॉरी रस्ट बाउल उत्तरी अप्लेशियन में है, जहाँ पर औद्योगिक क्रियाएं ज्यादा की जाती है। समूहन अर्थव्यवस्था एग्लोमरेशन इकोनॉमी लागत को कम करने में सहायक होती है। एकदम करेक्ट, क्योंकि साझा सुविधाओं और सेवाओं का उपयोग किया जाता है। सही बात है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, होलसेल ट्रेड में वस्तुओं का क्रय विक्रय किसके बीच होता है? होलसेल, थोक व्यापार, उपभोक्ता और फुटकर व्यापारी के बीच में। थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी के बीच में। 70वें में राइट आंसर हो जाएगा बी। 71, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना, सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास, शहरी यातायात को कम करना, कृषि उत्पादों का परिवहन। नहीं, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोंकण रेलवे के महत्व के संबंध में सही कथन चुनिए। यह पूर्वी भारत में स्थित नहीं भाई, कोंकण तट ही पश्चिमी भारत है। ये तो नहीं है। यह पश्चिमी घाट के दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ती है। इसकी लंबाई 300 किलोमीटर नहीं, केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। बी राइट आंसर हो जाएगा। हवाई परिवहन लंबी दूरी कम समय में तय करने में सक्षम है। सही बात है। इसलिए यह आपातकालीन परिस्थितियों में अत्यंत उपयोगी होता है। क्योंकि यह आपातकालीन परिस्थितियों में अत्यंत उपयोगी होता है, इसलिए हवाई परिवहन दूरी। ये तो कथन और कारण अलग अलग है। हवाई परिवहन, देखो ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हवाई परिवहन लंबी दूरी कम समय में तय करने में सक्षम है, क्योंकि यह आपातकालीन परिस्थितियों में अत्यंत उपयोगी होता है। इसलिए यह आपातकालीन परिस्थितियों में कम समय में तय करने की, तो परिणाम है। इसलिए है, क्योंकि नहीं बता रहा। क्योंकि यह आपातकालीन परिस्थितियों में अत्यंत उपयोगी है, इसलिए हवाई परिवहन लंबी दूरी कम समय में तय करने में सक्षम है। तो दोनों देखो, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा। बी राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो जो आयोग होता है ना अपना, वो सही कर देता है।
कि सही व्याख्या कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के परिवहन के संबंध में सही कथन चुनें। इनका परिवहन केवल रेल मार्ग से किया जाता है? नहीं, पाइपलाइन से भी किया जाता है। पाइपलाइन का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक होता है। पाइपलाइन परिवहन सबसे महंगा होता है। पाइपलाइन केवल अल्प दूरी के लिए उपयोग होता है। पाइपलाइन परिवहन सबसे महंगा नहीं होता है, एयरलाइन जो है वो सबसे महंगा होता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 74 में। नेक्स्ट, वैश्विक व्यापारिक गुटों के बारे में सही कथन चुनिए। विश्व का सबसे बड़ा व्यापार गुट आसियान है। यूरोपीय संघ विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक गुट है। भाई साहब, यूरोपीय संघ की तो कोई बराबरी नहीं कर सकता। बी राइट आंसर हो गया 76। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है, क्योंकि इंडोनेशिया आसियान का संस्थापक सदस्य। सही बात है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड से क्या अभिप्राय है? निर्यात और आयात की मात्रा का योग नहीं, निर्यात और आयात के मूल्यों का अंतर। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, असर्शन रीजन, भू राजनीतिक कारक, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करते हैं। एकदम करेक्ट बात है, क्योंकि ये व्यापार मार्गों, प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावित कर सकते हैं। सही बात है, दोनों सही है। आर भी सही है, ए भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड का उपयोग किसमें किया जाता है? डेटा संग्रहण में, ऑनलाइन सत्यापन में। यस, कि हाँ भाई वही तो है या नहीं है। 79। 80, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन से हैं? आपदाएं, वाहनों का शोर, औद्योगिक मशीनों और लाउड स्पीकर। एकदम करेक्ट बात, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नमामि गंगे कार्यक्रम के प्रमुख स्तंभों में कौन कौन शामिल है? केवल सीवरेज और ट्रीटमेंट, सीवरेज ट्रीटमेंट, अवसंरचना, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। सीवरेज ट्रीटमेंट भी है, ये भी है, ये भी था, और जन जागरण भी है। एबीसी सभी। डी राइट आंसर हो जाएगा। नगोया प्रोटोकॉल, 82 नंबर। नगोया प्रोटोकॉल 2014 में लागू हुआ। नगोया प्रोटोकॉल 2014 में लागू हुआ। फिर से याद रख लेना, नगोया प्रोटोकॉल 2014 में लागू हुआ। इस प्रोटोकॉल को 29 अक्टूबर 2010 को जापान के नगोया शहर में अपनाया गया था। एकदम करेक्ट बात है, अपनाया गया था 29 अक्टूबर 2010 को जापान के नगोया शहर में, और लागू कब हुआ था? 2014 में। तो बी सही है इसका राइट आंसर, व्याख्या नहीं कर रहा। यार ये आंसर दिख गया है यहाँ पर पहले। आईयूसीएन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यूएनईपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर एनवायरनमेंट। नहीं है यहाँ पर, यहीं पर गलती कर देता है, ये नेचर है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, उद्देश्यों के आधार पर संसाधनों के प्रकार। संसाधनों को केवल प्राकृतिक और मानव निर्मित में बांटा जाता है? नहीं, ऊर्जा संसाधन, कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और चक्रीय संसाधन उद्देश्य आधारित वर्गीकरण है। एकदम करेक्ट बात, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य के आधार पर संसाधनों को उनके उपयोग के अनुसार ऊर्जा उत्पादन, उत्पादन प्रक्रिया, भोजन और पुनः उपयोग चक्रीय संसाधन में बांट सकते हैं। 85 सॉरी। भारत में तांबा मुख्यतः प्राचीन रवेदार क्रिस्टलीय चट्टानों में पाया जाता है, जो कि राजस्थान में मिलता है। सही है,
क्योंकि तांबा आग्नेय और रूपांतरित प्रक्रियाओं से बने क्वार्टजाइट और शिस्ट जैसे चट्टानों में मिलता है। ध्यान रखना, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है वो क्वार्टजाइट और शिस्ट प्रकार की चट्टानें होती है। एकदम ये भी सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 86, गोंडवाना कोयला क्षेत्र के संबंध में सही कथन चुनना है। ये कोयला क्षेत्र केवल हिमालयी नदियों से संबंधित है नहीं। गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर नदी से संबंधित है, सोन, महानदी, पेच, वर्धा नदी घाटी से पाए जाते हैं। एकदम करेक्ट बात है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र तृतीयक नहीं है। ये भारत के समुद्र तटीय भागों में नहीं पाए जाते। बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य जल की उपलब्धता बढ़ाना है। सही बात है, क्योंकि वर्षा जल संचयन भूजल को पुनर्भरण करने में सहायक होता है। एकदम करेक्ट बात है। सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में तांबा मुख्यतः कोडप्पा और धारवाड़ प्रणाली की प्राचीन रवेदार चट्टानों में पाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। भारत में तांबे का सर्वाधिक भंडारण राजस्थान में और सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। सही है। तो ये मिलने की बात हो रही है और ये भंडारण और उत्पादन की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ओस, अमन और बोरो धान की फसलों के संबंध में सही कथन चुनिए भाई साहब। देखो, ओस तो पड़ती है, अमन, बोरो, तीनों फसलें केवल रबी ऋतु की तो नहीं। बोरो वर्षा पर आधारित नहीं होती है, अमन होती है। अमन की बुआई शीत ऋतु में नहीं की जाती। ओस की बुआई मई जून में होती है और सर्दियों में उसको काट लिया जाता है। एकदम, थोड़ा सा मैं एक बार इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। ओस गर्मियों में उगाई जाती है। अमन मॉनसून रीजन में उगाई जाती है, जुलाई अगस्त में। और बोरो नवंबर दिसंबर में उगाई जाती है। एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए। तीनों में ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मिलान में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि ओस कब उगाई जाती है, अमन कब उगाई जाती है, बोरो कब उगाई जाती है। ऐसे ध्यान रख लेना। देखो, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करते हैं। नवंबर दिसंबर में पड़ती हैं सर्दियाँ, तो हम क्या ओढ़ लेते हैं? बोरा ओढ़ लेते हैं, ताकि हमें सर्दी कम लगे। ऐसे याद रख लेते हैं भाई। और अमन की अगर हम बात करें तो जुलाई अगस्त में होती है बरसात, वर्षा होती है। तो चारों तरफ शांति हो जाती है। लोगों का जो अ, अमन मिल जाता है, मतलब जो गर्मियों का मौसम होता है उससे राहत मिल जाती है, शांति मिल जाती है, अमन शांति हो जाती है। और फिर ओस तो याद रह ही जाएगी। ऐसे थोड़ा सा ट्रिक से याद रख लेना। मैच ऑफ द फॉलोइंग। उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण मानवीय कारक कौन सा है? ध्यान रखना, मानवीय कारक की बात की गई। स्थलाकृति ये भौतिक कारक है। सरकारी नीतियां मानवीय कारक है। जलवायु भौतिक कारक है। मृदा भौतिक कारक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना है। सही बात है, क्योंकि राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा अत्यंत अल्प होती है। सही बात है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मरु विकास कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक कौन सा है? मरु विकास कार्यक्रम में औद्योगिकरण नहीं होता, नगरीकरण नहीं है, खनन नहीं है, जल सिंचाई है। ऑप्शन नंबर बी, ताकि मरुस्थल का विकास हो सके। तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी 2011-12 में आई थी। सही बात है।
इसके बाद में एक और आई थी, नहीं, इसके बाद में आई थी, पहले आई थी, वो देख लेना आप लोग। ग्रामीण बच्चों में 27 तथा शहरी क्षेत्रों में 33 रुपये प्रतिदिन व्यक्ति खर्च करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे नहीं माना जाता। सही बात। खतरनाक कमेटी है भाई। यह निर्धारण न्यूनतम उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। सही बात है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 94। सतत विकास रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 के बाद एसडीजी प्रगति में किस क्षेत्र ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया 2015 के बाद? पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया ने, दक्षिणी एशिया ने, बी ने। 95। एकीकृत राज्य ई पंचायत प्रणाली राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल चुनाव प्रक्रिया को डिजिटाइज करना नहीं, पंचायती राज संस्थाओं की उत्पादकता बढ़ाना। सही बात है। और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना ही ई पंचायत राजस्थान का मुख्य उद्देश्य है। बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, सीमेंट इंडस्ट्री। जेके वाइट सीमेंट गोटन नागौर में है। जेके वर्क्स निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। सही बात। जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जेके लक्ष्मी सीमेंट बनास सिरोही में स्थित है। उपयुक्त कथन तीनों सही है। ये तीनों स्टेटमेंट जो है ना, वो ध्यान रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जेके वाइट सीमेंट गोटन नागौर, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, रट लेना। जेके लक्ष्मी सीमेंट बनास सिरोही, रट लेना। नेक्स्ट, गुलाबी संगमरमर उदयपुर में या मकराना में? मकराना में तो व्हाइट मिलता है, किशनगढ़ में भी नहीं मिलता। जयपुर राजस्थान में तो काला मिलता है, काला। भैंसलाना, काला डेरा, काला डेरा में काला ग्रेनाइट मिलता है। भैंसलाना में काला संगमरमर मिलता है। और पिंक मिलता है उदयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल 7 लिफ्ट नहरें हैं। कुल 7 लिफ्ट नहरें हैं। सही बात है। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में स्थलाकृति समतल नहीं है और जल को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए लिफ्ट नहरों की आवश्यकता होती है। 98 में ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मिनट, ये क्वेश्चन आप पढ़ो एक बार फिर से और इसका राइट आंसर दो। आई होप आपने ये देखा होगा। हाँ, पश्चिम राजस्थान में शिलाकृति समतल नहीं है और जल को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए लिफ्ट नहरों की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, ये देखो, ये राजस्थान है इस तरीके से। अरे यार, गलत बन गया रास्ता। ये राजस्थान है, इधर से ऐसे आते हैं।
इस तरीके से। तो ये जो अरावली है ना, इसके इस तरफ वाले भाग में पश्चिमी राजस्थान है, और इंदिरा गांधी नहर जो है ना वो ऐसे आ रही है, और ये 7 लिफ्ट नहर है, तो इधर वाले जो पार्ट है ना, ये भी पश्चिमी राजस्थान का ही भाग है। तो ध्यान रखना ये वाला भाग उबड़ खाबड़ है थोड़ा सा, तो ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए लिफ्ट नहरों की आवश्यकता पड़ती है। ये सही है, ठीक है। प्रवाह मानचित्र का मुख्य उपयोग क्या है? ऊंचाई और ढाल दर्शाने के लिए नहीं, किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार की आवाजाही की दिशा और मात्रा दर्शाने के लिए। एकदम करेक्ट, राइट आंसर, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट 100, भाई साहब 100 नंबर का क्वेश्चन आ गया, पता ही नहीं चला। डॉट एंड बार डायग्राम। बिंदु मानचित्र में प्रत्येक बिंदु किसी घटना की एक निश्चित इकाई मात्रा को दर्शाता है, सही बात है। बार आरेख का उपयोग सामान्यतः सतत डेटा या विभिन्न श्रेणियों के मानों की तुलना के लिए किया जाता है। एकदम करेक्ट बात है, 100। तो बी राइट आंसर हो गया। ये बिंदु मानचित्र के बारे में बता रहा है, ये बार आरेख के बारे में बता रहा है, दोनों अलग अलग है, तो बी राइट आंसर हो गया, ठीक है भाई। ये 101 नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है। इस 101वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं आप लोगों के लिए पेपर सेट लेके आ रहा हूँ, और आप लोग ना ही तो वीडियोस को देख रहे हो, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हो। चलिए, आपका जैसा मन हो वैसा रखिए अपने आप को। बाय। जय हिंद।